कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई कंपनीज एंथ्रोपिक ने एक नया मॉडल माइथॉस लॉन्च किया। ये इतना खतरनाक है कि यूएस में बेसेंट एंड पॉवेल ये वार्न कर रहे हैं सीईओज को अबाउट एंथ्रोपिक रिस्क, इस एआई के रिस्क के बारे में। और ये जबकि यूएस का ही एआई है, तो वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट और फेडरल रिजर्व के चेयर है जेरोम पॉवेल। उन्होंने कन्वीन किया है अर्जेंट मीटिंग इस मॉडल के लॉन्च होते ही और कहा है बैंक सीईओज को कि भैया बहुत बड़े साइबर रिस्क आ सकते हैं आपके ऊपर एंथ्रोपिक के लेटेस्ट एआई मॉडल के द्वारा, एंड यहाँ पे आपको तैयार होना होगा। एंथ्रोपिक ने एक माइथॉस नाम का मॉडल लॉन्च किया है इस हफ्ते, एंड इन्होंने एक ब्रॉड रिलीज नहीं करी, इन्होंने सिर्फ 40 टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको दिया है ये। इनका ये कहना है, इनके कंसर्न्स हैं कि जो प्रीवियसली अननोन साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज थी ना, ये एआई मॉडल उसे हो सकता है डिटेक्ट करके एक्सप्लॉइट कर दे। यस, तो कंपनी ने कहा है कि मॉडल केपेबल है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है वीकनेस अक्रॉस हर एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दुनिया के हर एक मेजर वेब ब्राउजर में। जो मीटिंग थी वो की गई ट्रेजरी डिपार्टमेंट में एट वाशिंगटन ऑन ट्यूसडे, और यहाँ पे इंश्योर किया गया कि बैंक्स को पता है कि क्या क्या पोटेंशियल रिस्क वो फेस कर रहे हैं बाय माइथॉस एआई मॉडल से। उनको बच के रहना चाहिए, थोड़ा डर के रहना चाहिए इस टाइम पे, एंड क्या क्या रिस्क को फेस कर सकता है ये उन्हें पता होना चाहिए। सिमिलर मॉडल्स हैं जो अभी स्टेप्स ले रहे हैं कि वो डिफेंड करें अपने सिस्टम्स को, और जो इन्विटेशन था वो आया जहाँ पे ज़्यादातर सीईओज जो है लार्जेस्ट यूएस बैंक्स के वो ऑलरेडी वाशिंगटन में थे टू अटेंड अदर मीटिंग्स। तो जो एक्सेस है माइथॉस का वो सिर्फ 40 टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास है, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड एंथ्रोपिक। एंड ऑनगोइंग टॉक्स अभी चल रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में। सो आप सोचो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये एआई। 1 hour lag for e-payments beneath switch tweak। सो यूपीआई में ये प्रपोजल है, ठीक है। सबसे पहले तो आरबीआई प्रपोज कर रहा है कि हम एक लैग्ड क्रेडिट्स लेकर के आते हैं सिस्टम डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्विच लेवल पे चेंजेस आएंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए, जहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा। तो कैसे बढ़ेगा कॉस्ट? सेंट्रल बैंक ने सजेस्ट किया कि वो इंट्रोड्यूस करे एक 1 hour लैग ऑन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। मतलब 10,000 से ज़्यादा की अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना डिजिटल पेमेंट मेथड से, तो यहाँ पे कर्ब किया जाएगा फाइनेंशियल स्कैम्स को। तो हमारा गोल क्या है कि हम कम कर पाए, कट कर पाए फाइनेंशियल स्कैम्स को जो इस टाइम पे हो रहा है मार्केट में, और इसके लिए 1 hour का लैग डाल देते हैं अगर कोई 10,000 से ऊपर की पेमेंट करना चाहता है तो इससे कस्टमर ना 1 घंटे के अंदर टाइम को ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर पाएगा अगर उसे लगता है कि ये कोई स्कैमर है, स्कैम हो चुका है या कुछ है। इंडस्ट्री प्लेयर्स बिलीव करते हैं कि इससे कॉस्ट ज़्यादा आएगी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के साइड पर, जो नेचुरली पास ऑन होगा टू बैंक्स, और प्रोसेसिंग कॉस्ट इस ट्रांजैक्शन का इंक्रीज होगा। हाउएवर जो कोर बैंकिंग सिस्टम्स हैं बैंक्स के, अनलाइकली दिल रिक्वायर एनी मेजर मॉडिफिकेशन, कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, और जो ऑर्केस्ट्रेशन है स्विच लेवल पे ये बढ़ेगा। तो लाइकली ये क्रिएट कर सकता है एक ओवरलोड यूपीआई स्विच पे प्रोडोमिनेंटली, और यहाँ पे इट विल कम एज अ कॉस्ट टू बैंक का खर्चा इससे बढ़ सकता है, और ये ऑफकोर्स लेंडर पे जाएगा। तो डिजिटल पेमेंट्स में स्विच जो होता है एक सेंट्रल ट्रांजैक्शन रूटिंग सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को, जैसे बैंक हो गया, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। अगर 1 घंटे का ऐसा कुछ आता है अबव 10,000, सो इट विल बी वेरी इनकन्वीनियंट, बिकॉज अब 10,000 नहीं, लोग लाखों के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यूपीआई में, राइट। बड़े पेमेंट्स भी अब यूपीआई से करते हैं रादर देन कार्ड, और इंडिया में 85% जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस है बाय वॉल्यूम वो यूपीआई पे ही होता है, और ट्रांजैक्शन ओवर 10,000 है वो 45% है ऑफ फ्रॉड केसेस बाय वॉल्यूम एंड 98% बाय वैल्यू। ऑफकोर्स यार 98% ही होगा बाय वैल्यू 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन। तो सम ऑफ द आइडियाज़ जो है जो मेंशन है डिस्कशन पेपर में वो एवोल्यूशनरी है इन नेचर, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंबर्स अभी डिलिब्रेट करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगले आर्टिकल की बात करता हूँ, यह है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। अब ये क्या बताता है रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ चुकी है वापस, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर बुकिंग्स FY26 में। यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने हाईएस्ट एवर फुल ईयर बुकिंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। कलेक्शंस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, OCF अगर आप देखोगे, एंड बिजनेस डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो रियल एस्टेट आर्म है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का 16% की ग्रोथ आई है। 34,171 करोड़ की सेल आई है फ्रॉम 17,515 यूनिट्स।
अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एक यूनिट कितने का हुआ, 2 करोड़ का, मैं बोल सकता हूँ 34,500 करोड़, 17,000 और 515 यूनिट्स, तो 2 करोड़ का एक यूनिट इन्होंने ऑलमोस्ट बेचा है, 1 यूनिट। मतलब कि मैं कहूँगा ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट है। और मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि देखो लग्जरी सेगमेंट में ही बढ़िया ग्रोथ आ रही है इंडिया में। जो लग्जरी सेगमेंट है इसमें डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ रही है, 16% की ग्रोथ आ रही है। और वही अफोर्डेबल और बजट वाला जो सीन है जहाँ पे वहाँ ग्रोथ ही नहीं है। अच्छा, तो ये हाईएस्ट एवर फुल ईयर बुकिंग है और वॉल्यूम है अनाउंस बाय एनी लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर इन इंडिया। तो मुंबई में भी हमने देखा था कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ है व्हेन इट कम्स टू स्टैम्प ड्यूटी, तो रिकॉर्ड घर बिके हैं मुंबई में भी। अब ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो रीजन वाइज तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का काफ़ी बड़ा शेयर है, उसके बाद बेंगलुरु है नंबर 2 पे, एंड फिर आता है एनसीआर एंड हैदराबाद एंड अदर सिटीज़। एंड आई थिंक डेटा बहुत अच्छा है और हाईएस्ट एवर एनुअल और क्वार्टरली कलेक्शंस आए हैं, उसे आए हैं। सो वी हैव टू सी कि बाकी रियल एस्टेट डेवलपर्स इंडिया में कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड उसके बाद ही हमें इस सेक्टर में कुछ अच्छी एनर्जी देखने को मिल सकती है। तो ये बाकी कंपनीज के भी आप देख सकते हो, प्री सेल परसेंटेज चेंज क्या बढ़िया आया है। गोदरेज 16%, लोधा डेवलपर्स 16%, शोभा 29%, रेमन रियल्टी 31%, कीस्टोन 32% एंड प्रेस्टीज एस्टेट्स 76.47%। सो बिजनेस बूम बहुत बढ़िया चल रहा है भाई रियल एस्टेट सेक्टर में, देख करके इस डेटा को तो यही लगता है। बी प्लान्स टू स्लैश सुपर क्रेडिट्स फॉर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स इन कैफे 3। अब समझ नहीं आ रहा होगा टाइटल पढ़ के कि क्या है ये, मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे ये तरीका है कार को आप कह सकते हो एक तरीके से टैक्स करने का बेसिस ऑन पोल्यूशन, वो कितना पोल्यूशन करती है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इंडिया में, ये शार्प कट करना चाहती है वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर्स में। अब मैं बताऊंगा वॉल्यूम डेरोगेशन फैक्टर्स क्या होता है और ये कैफे क्या है। तो ये कैफे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 3 नॉर्म्स आ रहे हैं और ये अंडरस्कोर करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पुश टॉवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, अमंग द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये लर्न किया है। तो कैफे 2 नॉर्म्स करेंटली इन फोर्स हैं और जो ड्राफ्ट कैफे 3 नॉर्म्स है दे आर अंडर डिस्कशन और इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम April 27 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो कैफे नॉर्म्स हैं दे रिक्वायर ईच ऑटोमेकर को ये अपना एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है ना पर किलोमीटर जो निकलता है, इसको मैं अंडर रखूँ, एवरेज रखूँ एक सर्टन लेवल पे। तो ये वेटेड एवरेज होता है। मान लो आप कार कंपनी हो और आपके पास 4 कार है, ठीक है, कार कंपनीज हो और आपके पास 4 गाड़ियाँ, तो इनका मैं वेटेड एवरेज कैलकुलेट करूँगा कि ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर कितना CO2 मैं एमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब VDF को हम बोलते हैं यहाँ पे सुपर क्रेडिट्स, ठीक है, और ये अलाउ करता है जो रिलेटिवली क्लीनर गाड़ियाँ हैं ना, जो कम पोल्यूशन करती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उनको हम 1 से ज़्यादा यूनिट काउंट करें, उनका वजन 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो मेरी फ्लीट है ये, इसका एवरेज जो एमिशन है वो कम हो जाएगा और मैं टारगेट मीट कर लूँगा, राइट। अगर मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो और ज़्यादा बिक भी रही हैं अच्छी, तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए यहाँ पे। तो जो लेटेस्ट कैफे 3 ड्राफ्ट है ये शेयर किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को एंड जो ऑटो मेकर्स हैं उनको, और ये डिपार्चर हो रहा है कैफे 2 रेजिम से। एंड कुछ दिन पहले कैफे 3 नॉर्म्स का पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी ड्राफ्ट रिलीज हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें इसमें जो थी ऑलरेडी चर्चा में थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड था वो पहले कैरी करता था VDF ऑफ 2.0 जो रिटेन किया था इसने सितंबर के ड्राफ्ट में, बट अब इसे रिड्यूस करके 1.6 कर दिया जा रहा है। तो 1.5 प्रपोज किया गया था सितंबर 2025 में। तो EVs को यहाँ पे मल्टीप्लायर मिलेगा 3 को, मतलब एक पेट्रोल गाड़ी है ना उसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसके अगेंस्ट अगर इलेक्ट्रिक है आपके पास तो आपको 3 का यहाँ पे VDF मिल रहा है। सो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके पास एडवांटेज है। तो VDF जो है अब बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो एक कार मेकर अगर 1000 पेट्रोल की गाड़ी बेचता है ना और 150 ग्राम SUVs बेचता है 1000, ठीक है। अब एक SUV 150 ग्राम अगर पोल्यूशन करती है 1 किलोमीटर में, CO2 रिलीज करती है, ठीक है। तो आप देखो उसके पास 1000 स्मॉल गाड़ियां हैं, अगर वो 100 ग्राम पर किलोमीटर करती है प्रोड्यूस, तो एवरेज कितना आता है 125 ग्राम पर किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि ये 150 ग्राम कर रहा है तो ये कर रहा है 100 ग्राम। अगर कंपनी रिड्यूस करती है EVs और बेचती है 200 यूनिट्स तो मैथ
शिफ्ट कर जाता है क्विकली। एंड यहाँ पे VDF क्योंकि इनका 3 है तो 200 इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैं 600 यूनिट काउंट करूँगा तो अपने आप मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पे। सो इंडिया को पता है कि हमारी क्रूड ऑयल को रिलेटेड कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, नेचुरल गैस इंपोर्ट्स कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं यहाँ पे, एंड हम वी डोंट वांट टू बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। तो ये सारे मेजर्स अब लिए जा रहे हैं ऐसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर आर्टिकल, ठीक है। एंड ये है हमारे NBFCs के बारे में। RBI ने ना NBFC का नाम सुना होगा आपने, जैसे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, NBFCs जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये सारी NBFC कंपनीज है। देखो इसमें लिस्ट दिया हुआ है, टाटा कैपिटल, LIC हाउसिंग, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये सारी कंपनीज NBFC कंपनीज है। अब हुआ क्या है, RBI ने ना इनका एक नया कैटेगरी मतलब बनाया था, उसे ओवरऑल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसका नाम है अपर लेयर, ठीक है। अपर लेयर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्हें क्लासीफाई करा जाएगा बेस्ड ऑन देयर साइज। अब कोई मेंशन नहीं है किसी स्पेसिफिक कंपनी रिलेटेड इशू का, लेकिन जो ड्राफ्ट है ना, प्रपोजल है अपर लेयर NBFCs पे। एंड यहाँ पे क्योंकि मोमेंटम बढ़ रहा है और टाटा सन्स की हम लिस्टिंग की भी बात कर रहे हैं, राइट, विच इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ सॉल्टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट। 2022 में RBI ने क्या किया था ना, मैंडेट किया था अपर लेयर NBFCs इंक्लूडिंग टाटा सन्स कि वो 3 साल में लिस्ट करें। तो जितने भी अपर लेयर NBFC है ना, उन्हें स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना होता है, ठीक है, तुरंत। एंड ड्राफ्ट प्रपोजल इशू किया गया, उसमें कहा गया है किसी के पास अगर 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा के एसेट्स हैं तो उससे क्या होगा, अपर लेयर एंटिटी बोला जाएगा और उसे स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करना होगा। NBFCs क्या होता है, ये भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये लोन देते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये बैंक वाले काम नहीं करते हैं, सिर्फ लोन ही देते हैं। ये आपका कोई क्रेडिट डिपॉजिट अकाउंट नहीं खोलेंगे, ये आपको करंट अकाउंट की सर्विस नहीं देंगे, विड्रॉल की सर्विस नहीं देंगे, ये सब चीज़ें ये नहीं देते हैं, सिर्फ लेंडिंग का काम है, एकदम प्योर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग जो स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो आइडेंटिफाई करता है अपर लेयर NBFCs को एक स्कोरिंग मॉडल से। लेकिन अब ये कह रहा है कि सिंपल 1 लाख करोड़ का अगर AUM है ना आपका, तो भाई आ जाओ, लिस्ट कर लो अपने आप को, तुम अब अपर लेयर में आ चुके हो। US कंज्यूमर इन्फ्लेशन अब रिकॉर्ड बढ़ चुका है टू अ रिकॉर्ड लेवल ऑन फ्यूल प्राइसेस सर्च। तो US का जो कंज्यूमर प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है लगातार बाय मोस्ट एंड नियरली 4 years इन मार्च एज द वॉर विद ईरान की वजह से कॉस्ट ऑफ गैस एंड डीजल काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स इससे लगातार नीचे जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस है ओवर द हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आप देखेंगे, रिपोर्ट फ्रॉम लेबर डिपार्टमेंट ऑन फ्राइडे, इन्होंने दिखाया एक अंडरलाइंग मेजर ऑफ इन्फ्लेशन जो एक्सक्लूड करता है वॉलेटाइल फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट्स को, जो लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडरेटली इंक्रीज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड मार्च का डेटा तो सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट्स बता रहा था ऑयल प्राइस के शॉक के, लेकिन अभी जो CPI रीडिंग्स आएंगी, कोर CPI रीडिंग्स, उससे भी कोई कंफर्ट हमें नहीं मिलने वाला, स्पेसिफिकली US में फेडरल रिजर्व को नहीं मिलने वाला। एंड धीरे धीरे इसका असर बाकी कंपनीज के ऊपर भी, इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो आएगा क्योंकि वो क्रूड यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में। इकोनॉमी ने एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन हिट लिया एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर इन मिडल ईस्ट, ये कहना है चीफ इकोनॉमिस्ट का FWD बॉन्ड्स में। और एवरी रिसेशन जो 70 से आया है ना, उससे पहले क्या आता था कि एनर्जी प्राइस शॉक। US में जब भी रिसेशन आता था, मतलब स्लो डाउन आता था ग्रोथ में इकोनॉमी के, उससे पहले हमेशा एक एनर्जी शॉक ज़रूर रहा है। और रिसेशन, बेसिकली रिसेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ अगर कुछ लोगों को ना पता हो। अगर आप 4 क्वार्टर, 2 से 4 क्वार्टर्स, अलग अलग डेफिनेशन है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में जा रहे हो ना, ग्रोथ रेट, तो क्या होता है, आप बोला जाता है कि आपकी इकोनॉमी अब स्लो डाउन में आ चुकी है, रिसेशन में आ चुकी है, ठीक है, दिस इज रिसेशन, ये डेफिनेशन है इसकी, यही डेफिनेशन है, दैट्स इट, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। रिसेशन ये होता है 4 क्वार्टर्स, मतलब 1 साल बेसिकली, या 3 क्वार्टर्स नेगेटिव ग्रोथ रेट में आ गया। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह क्या बताता है आपको, इन्फ्लेशन बताता है कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है, महंगाई कितनी है। और पेट्रोल डीजल में, वहाँ पे गैस में 21% का जंप आया है प्राइसेस में, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा जंप है। दूसरे मोटर फ्यूल्स पे अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग डीजल 30-31% बढ़ गए यार, और ये तुरंत बढ़े हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ईरान को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं, बट ये ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ही जाके अटैक किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं और पूरी दुनिया को ये फेस करना पड़ रहा है। तो वी हैव टू सी कि ट्रंप यहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं और क्या ये प्रेशर फील करते हैं अपने अप्रूवल रेटिंग्स में जो इनकी डिक्रीज आ रहा है, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। अब
इंडिया में देखो एक बढ़िया चीज़ आ रही है, सम ऑफ द की मिनिस्ट्रीज हैं इंक्लूडिंग शिपिंग और फाइनेंस अभी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये फर्म अप कर रहा है एक सॉवरन बैक्ड इंश्योरेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस है, ये पूल कर रहा है कितना 930 करोड़ ऑफ कैपेसिटी भारत मरीन पूल के लिए। और ये क्या करेंगे, ये कवर करेंगे उन वेसल्स को जो वॉर जोन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अब मरीन रिस्क इंश्योरेंस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब भी वॉर वगैरह हो जाता है ना कहीं पे, तो क्या होता है, वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ जाता है और कुछ भी वेसल्स को इधर से उधर सामान को ले जाना गेट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपका प्रीमियम बहुत बढ़ गया है। तो अब आपको इंश्योरेंस जो है वो या तो नहीं मिलेगा या तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देकर के मिलेगा। तो इंडिया कह रहा है कि भाई हम ना खुद ही इंश्योरेंस का लेकर के आते हैं मैकेनिज्म, क्योंकि हम जो है परेशान हो गए, इतना ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, राइट, हमारी कंपनीज़ को। तो इंडियन जनरल इंश्योरेंस जो है लेड बाय स्टेट ओन GIC-RE और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन्होंने 930 करोड़ का एक पूल बना दिया है और कहा है कि हम ये सर्व करेगा एज अ फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी वॉर रिलेटेड रिस्क है आपके क्रिटिकल शिपिंग रूट्स में, जैसे पर्शियन गल्फ। जो प्रपोजल है वहाँ पे ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो इंडस्ट्री बैक प्रपोजल है ये एक्ट करेगा एज फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्क अब्सॉर्प्शन, जहाँ पे कैपेसिटी फ्रॉम डोमेस्टिक इंश्योरेंस to cover losses arising from conflict-related disruptions on the lines of Indian existing terrorism and nuclear insurance pool। तो यहाँ पे ये जो existing capacity है इसको यूज़ करेंगे इनके पास, ठीक है। एंड करीब 1000 करोड़ का वॉर रिस्क इंश्योरेंस फंड होगा जो सपोर्ट करेगा शिपिंग को थ्रू कॉन्फ्लिक्ट हिट वेस्ट एशियन रूट्स। एक बार ये लेयर एग्जॉस्ट हो गया तो सॉवरेन गारंटी एक्सपेक्टेड होगी कि जो सरकार है वो गारंटी देगी एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा एस्टिमेटेड एट अराउंड $1.5 बिलियन, जो प्रोवाइड करेगा एडिशनल कंफर्ट टू इंश्योरर्स अंडर राइटिंग हाई रिस्क वॉयजेस इन द रीजन। तो आइडिया ये है कि पहले बिल्ड करो एक पूल विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंश्योरर्स और उसके बाद क्या होगा, एक सॉवरेन गारंटी आएगा सिटिंग ऑन टॉप ऑफ इट। जो कमिटी है यहाँ पे सेक्रेटरीज हैं मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ के जो फॉर्म किया गया है एंड गवर्नमेंट एक इनोवेटिव मूव ला रही है विच आई थिंक इज़ क्वाइट नाइस। अगर आप देखोगे जो ग्लोबल इंजरी इंश्योरेंस है वो इन्वॉल्व होते हैं, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर्स भी काफ़ी आती हैं विच हैव मेड कवरेज। तो अनलाइक जो अर्लियर पूल थे जहाँ पे टेररिज्म का कवर था ताकि आप स्टेबलाइज कर पाओ प्राइसिंग को और अवेलेबिलिटी को, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेफ गार्ड करता है इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज को, ठीक है। सो ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इसके बाद इंडिया काफ़ी कुछ बदलने वाला है और इवन इन द लास्ट न्यूज़पेपर विच वाज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप परसेप्शन जानना चाहोगे इंडियन गवर्नमेंट का तो काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें दैट आर चेंजिंग अब धीरे धीरे। टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। टेक्सटाइल्स जो है यहाँ पे टेरिफ स्कार देखने को मिल रहा है, टेरिफ से इन्हें फ़र्क काफ़ी पड़ा है। देखो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की हालत बड़ी ख़राब हो गई आफ्टर जो टैरिफ इंट्रोड्यूस किए गए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एंड एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हुए 29% फरवरी में। और इवन चाइना अगर आप देखोगे इट इज़ द मोस्ट हिट, यस चाइना को सबसे ज़्यादा हिट हुआ है यहाँ पे। इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स टू US ये गिरा है शार्पली इन फरवरी, अंडर परफॉर्मिंग एशियन पीयर्स एंड सिग्नलिंग वीक डिमांड। जो इम्पोर्ट्स है फ्रॉम इंडिया दे डिक्लाइन 28.7% ईयर ऑन ईयर compared with 16% fall from Bangladesh। वियतनाम ने 5% इंक्रीज रिकॉर्ड किया है अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। तो इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना यहाँ पे भी स्टीपेस्ट डिक्लाइन आया है 45% डिक्लाइन है। ये रेज कर रहा है बहुत सारे कंसर्न्स इंडिया का कि इंडिया मार्केट शेयर लूज कर रहा है US में टू कंपीटिटर्स जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम। यस एंड US का जो ट्रेड डेटा है टिल फरवरी वो दिखाता है कि इंडिया लूज कर रहा है शेयर फास्टर देन बांग्लादेश, जहाँ पे वियतनाम तो गेन कर रहा है यहाँ पे। एंड जो फॉल है ये तब आया है जब ऑलरेडी जो रोल बैक हो चुका है हमारे एडिशनल US टैरिफ्स का फरवरी में, तो जो बेनिफिट्स हैं अभी भी ट्रांसलेट नहीं हुए इनटू हायर ऑर्डर्स और जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू रीगेन कस्टमर्स जो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं कहीं और। तो बहुत सारे US बायर्स इंडिया से कहीं और उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपने काम को, क्योंकि रिस्क को भी हेज करना था क्योंकि इंडिया पे बहुत हाई टैरिफ लगे थे। तो कहीं ना कहीं अब हमें वो दोबारा नहीं मिल रहा है, हमारे पास दोबारा नहीं आ रहा है, तो हमें सिर्फ 40% बायर्स वापस आकर हमारे पास मिले हैं। और जो टैरिफ्स हैं दे हैव कम डाउन इन फरवरी, तो हम कुछ इंक्रीज देख सकते हैं शिपमेंट में मई और जून में। तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आपका कस्टमर गया और तुरंत वापस आ जाएगा, सालों लगते हैं कस्टमर को बनाने में एंड उसके बाद अगर वो चला जाए तो तुरंत वापस नहीं आता। और यही प्रॉब्लम हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ फेस करना पड़ रहा है। जो ऑर्डर्स हैं टू इंडिया वो इसलिए भी नीचे आ रहे हैं क्योंकि बायर्स अभी वेट कर रहे हैं फॉर टैरिफ्स टू गो एंड द टैरिफ्स हैव गॉन रिसेंटली। तो रिसेंटली ये हुआ है बट वी वर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा एडवांटेज, बट वी आर नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स। उल्टा और
बुरा हो गया है यहाँ पे जो सिनेरियो है। सो वेट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बहुत नज़र रखनी पड़ेगी आपको कड़ी। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर आपने पिछले 1-2 साल में इन्वेस्ट किया है, इट मस्ट ऑलरेडी बी एट लॉस। अगर आपने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, बड़ा लॉस होगा अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सो यू हैव टू कीप अ रियली क्लोज वॉच कि यहाँ पे जो PLI स्कीम्स आई हैं उससे कौन सी कंपनीज़ को बेनिफिट होगा, कौन सी कंपनीज़ का एक्सपोजर कम है टू US। टाइम टू मेक रेयर अर्थ्स कॉमन। अगर बात करें रेयर अर्थ की, तो रेयर अर्थ मेटल बार बार कवर करते रहते हैं हम लोग न्यूज़पेपर में। और ये मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, राइट, एंड सीरियम हो गया, बहुत सारे होते हैं जो बैटरी में यूज़ होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होते हैं। लेकिन ये ना, इनका नाम रेयर अर्थ है लेकिन ये इतने रेयर है नहीं। ऑफकोर्स चाइना की नियर मोनोपोली इन मिनरल्स पे जो एसेंशियल है बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे आप ऑफकोर्स क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप अगर लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो ना, और इलेक्ट्रिक है वहाँ पे कुछ भी टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी चाहिए होता है। तो रेयर अर्थ, उनका नॉमेनक्लेचर ऐसा है रेयर अर्थ, बट दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में है, दूसरे मेटल्स के साथ होते हैं ये, और इन्हें यूज़ भी किया जा रहा है फॉर ईयर्स, लेकिन बहुत नीश एप्लीकेशंस के लिए, जैसे मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें यूज़ होता है ये काफ़ी, ठीक है। और जो मेन न्यूज़ है वो है परमानेंट मैग्नेट्स का मैन्युफैक्चर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स, जहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली। अब एक ऐसा पॉइंट पे पहुंच गया ना जहाँ पे बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ये कंसर्न हो रही है इस बात से कि यहाँ पे अल्ट्रा डोमिनेंट पोजीशन क्यों बन गया है चाइना का। अगर मैं बात करूँ तो इनके पास तो लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स हैं सबसे पहले, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के पास बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, जैसे इंडिया, रशिया, ब्राज़ील एंड US एंड ऑस्ट्रेलिया के, और ग्रीनलैंड भी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और जो इशू है वो ये है कि चाइना ना कि सिर्फ माइन कर रहा है अपने रिजर्व को, वो दूसरे जो रिजर्व्स हैं ना पूरी दुनिया में, वहाँ से भी इंपोर्ट करता है रिफाइनिंग के लिए। तो एज अ रिजल्ट वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है 70% ग्लोबल सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ्स, और रिफाइन करता है 90% दुनिया का जो टोटल रेयर अर्थ है उसको। तो जो एक्सट्रैक्शन और रिफाइनमेंट है ना इन एलिमेंट्स का, ये बड़ा एक्सपेंसिव है और ये पोल्यूटिंग एक्टिविटी है। तो कोई कंट्री ना अपने यहाँ नहीं करना चाहती ये रिफाइनिंग वगैरह, वो कहती है नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा गंदा काम है, इतना पोल्यूशन, एकदम चीप। ऐसी कंट्रीज़ में होता है ना ये ज़्यादा, जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है, या फिर रेगुलेशंस आप पैसे देकर, रिश्वत देके ख़त्म कर दो। उसके अलावा लेबर बहुत सस्ता है वहाँ पे, तो ये डेवलप कंट्रीज़ तो चाहती नहीं है कि उनकी कंट्रीज़ में ये चीज़ें मैन्युफैक्चर हो, और इसीलिए चाइना विद ग्रेट फोरसाइट इन्होंने सीज़ किया अपॉर्चुनिटी को, और अब इन्हें फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं इस चीज़ के लिए। फॉर द लास्ट 15 ऑड ईयर्स इन्होंने यूज़ किया है रेयर अर्थ्स को नियर मोनोपोली, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इन्होंने प्रेशर किया है, स्पेशली जो डेस्परेट थे फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर इंडस्ट्रीज। डोनाल्ड ट्रंप को रिपीटेड थ्रेट्स देने पड़े टू एनेक्स ग्रीनलैंड, जो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है ऑफ नेटो मेंबर डेनमार्क। और इन्होंने सारी जो ट्रीटी थी अलायंस की और इकोनॉमिक लॉजिक, इन सबको डिफाई कर दिया। इन द वर्ड्स ऑफ आर्कटिक इंस्टीट्यूट फाउंडर, जो माइनिंग इन आर्कटिक क्लाइमेट है वो एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है जो कि इवन US मिलिट्री भी शायद ही कर पाएगा, ठीक है। फॉर अदर्स टू पे हीड टू रेयर अर्थ्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स बरीड इन द वेस्ट। तो यूरोप के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि अपने पास एपैथी को करेक्ट करे, और जो एनवायरमेंट सेंट्रिज्म बन गया है ना, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है। सो लेट्स सी इंडिया यहाँ पे क्या करता है, वी ऑल्सो हैव टू सी दैट। हालांकि इंडिया में आई थिंक देयर वाज अ टेंडर, अगर आप देखोगे ऑलरेडी इंडिया में रेयर अर्थ के लिए टेंडर आया था, बट कोई भी बड़ी कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया है। सो कोई बड़ी कंपनी अगर इंटरेस्ट नहीं ले रही है ना इसमें, दैट मीन्स कि यार इतना कोई फ्रूट नहीं है और इतना अच्छा ROI इसमें नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ कर पाती है ऐसा कि ये बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें लेकर के आए। India and Qatar, they call for an end to energy supply disruptions. ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी हैं, एंड इन्होंने मुलाकात की कतर के एनर्जी मिनिस्टर से, ठीक है, साद शरीदा अल काबी, एंड दोनों लीडर्स ने इन्होंने अंडरस्कोर किया कि बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी डिस्ट्रप्शन है इसे ख़त्म करें ग्लोबल एनर्जी में, और सप्लाईज जो हैं वो वापस नॉर्मल हो जाएं। और इन्होंने एम्फसाइज़ किया कि जो अनइम्पेडेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, कि हम पूरी दुनिया के सीज़ में नेविगेट कर पाए अनइम्पेडेड, ये बहुत ज़रूरी है ग्लोबल फ्लो ऑफ कॉमर्स के लिए, ताकि हम मेंटेन करें ग्लोबल सप्लाई चेन्स। अल काबी ने रीअफर्म किया है कतर के कमिटमेंट को टू रिमेन अ रिलायबल एनर्जी सप्लायर, एंड दे लुक्ड फॉरवर्ड कि कंटिन्यू करे और स्ट्रेंथन करे
एनर्जी रिलेटेड स्ट्रेंथनिंग एनर्जी रिलेशंस, अपने एनर्जी रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करें। दोनों में से उसने सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए, लेकिन कतर यहाँ पे कर क्या सकता है आप ये बताओ। कतर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, कोई इनकी आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। यूएस का मिलिट्री बेस है वहाँ पे जिस पे वो डिपेंड करता है। यूएस को बेसिकली ये पे करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ईरान के जो अटैक्स आ रहे हैं इसकी वजह से इसके 70% जो इसके लिक्विफिकेशन कैपेसिटी है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सालों लगेंगे वापस से रिपेयर करने में। और इंडिया ने कोई एलएनजी कार्गो रिसीव नहीं किया है फ्रॉम कतर सिंस द ऑनसेट ऑफ ईरान वॉर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली शट है फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ 2-week सीजफायर बिटवीन यूएस एंड ईरान ऑन वेंसडे। अब सिर्फ हैंडफुल ऑफ वेसल्स हैं अगर आप देखो जो करेंटली ट्रांजिट कर पा रहे हैं थ्रू द स्ट्रेट, एंड ईरान यहाँ मेंटेन करता है टाइट कंट्रोल ओवर मूवमेंट। अराउंड 16 इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स है जो स्ट्रैंडेड है पर्शियन गल्फ में, वेल 8 LPG कैरियर्स दे हैव मैनेज्ड टू क्रॉस स्ट्रेटेजिक वाटरवे इन द रीसेंट वीक्स। जो शिपिंग इंडस्ट्री ऑफिशियल है उनका ये कहना है, वेंसडे को उन्होंने कहा कि इंडिया इज एंगेजिंग विद तेहरान to secure early exit of its stranded ships and they can discharge cargo in India and return to Gulf reloading. But Tehran इंसिस्ट कर रहा है कि सारे कंट्रीज कोऑर्डिनेट करें, उसके साथ तभी सेफ पैसेज गारंटी की गारंटी मिल सकती है, नहीं तो भैया कोई गारंटी नहीं है। सो ईरान यहाँ पे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। और जो ये कंट्रीज़ है ना, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत हो गया, इनकी तो भाई इन्होंने हालत ख़राब कर दी है। आप चाहे यूएई को ले लो, ताकि ये प्रेशर करे यूएस को और वो दुनिया को दिखाए कि क्या कैसे वो कितना कुछ ओवरऑल ग्लोबली अफेक्ट कर सकता है, ईरान अफेक्ट कर सकता है, भले ही वो एक छोटी कंट्री है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक्स। थैंक यू।